हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये तीसरा लेक्चर है हमारा। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारा चीज़ जानना है। उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या है। किसी बॉडी के अराउंड अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना तो उसको वेक्टर की मदद से दिखाते हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे ये डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं हम लोग, तो अगर स्पेस में एक से ज़्यादा चार्जेज हैं तब उन सबका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे होगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे कैसे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज के लिए, और साथ में कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूछा जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तरह का वेक्टर फील्ड है जो चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड होता है। किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक वेक्टर फील्ड है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स है जो हर एक पॉइंट के लिए एक वेक्टर होगा। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड जितने भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट के लिए एक वेक्टर होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। हम लोग कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और फील्ड एट ए पॉइंट, या उसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे कि फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे फील्ड बता रहे हैं यानी उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, या आप उसी को कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं। इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही कहते हैं। इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया गया है ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कह रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिया गया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज में फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं तो उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए कोई। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट लगेगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं। इफ़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट इज F देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। किसी पॉइंट पे कह रहे हैं अगर टेस्ट चार्ज Q नोट रखते हैं, Q नोट पे अगर F फोर्स लग रहा है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना लगेगा। Q नोट पे अगर F लग रहा है तो F डिवाइडेड बाई Q नोट जो होगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो Q नोट है वो बहुत स्मॉल होगा। पहली चीज़ ये ध्यान में रखना है कि Q नोट जो है बहुत स्मॉल है, साथ साथ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव और स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर किया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे Q नोट को हम लोग वेरी स्मॉल क्यों कह रहे हैं। बड़ा चार्ज भी हो सकता है, पर बड़ा चार्ज क्यों नहीं रखते हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा क्यों होना चाहिए। टेस्ट चार्ज Q नोट क्यों छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये स्पेस लिए हैं, इस स्पेस में अभी फ़िलहाल हम लोग दिखा रहे हैं कि कोई चार्ज नहीं है, पर आसपास कोई कंडक्टिंग बॉडी है। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर भी न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पर नेट चार्ज 0 है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो इस तरह से है रैंडमली, या इसका पोजीशन हम कह सकते हैं कि इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि
इन सब के कारण किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो अभी 0 मिलेगा, क्योंकि हर पॉइंट से नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्टेंस है, वो एक जैसा है। तो इसलिए नेट चार्ज आप कह सकते हैं नेट चार्ज 0 है और इसका नेट फील्ड भी किसी पॉइंट पे 0 है। पर जैसे ही इसके अराउंड कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल नहीं होता हुआ नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और वो अपने जगह पे जनरली फिक्स्ड होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो एक तरफ कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। अब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट कर जाए तो दूसरा हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है और इधर वाला हिस्सा नेगेटिव हो गया। इस तरह से हो गया। पहले नेगेटिव पॉजिटिव जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक साथ रैंडम नेचर में था, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर आप कह सकते हैं कि लगभग एक जगह मिल रहा था। पर अब नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा सा इधर हमारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर शिफ्ट कर गया। अब आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है नेगेटिव पॉइंट से कम है और पॉजिटिव पॉइंट से डिस्टेंस इसका ज़्यादा है। तो पॉजिटिव पॉइंट के कारण यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट के कारण जो रिपल्सन होगा वो थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका फोर्स भी कम हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस कम है। अब नेट फोर्स जब इस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमको अट्रैक्टिव नेचर का इनवर्ट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये क्यू नॉट चार्ज जो है इस पॉइंट पे आने पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। उस फोर्स को जैसे ही चार्ज से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। पर इसके लाने से पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 0 था। तो इस चार्ज को जैसे ही लाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने आप। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में चार्ज इंड्यूस हो गया। अगर इसी चार्ज को हम लोग बहुत छोटा रखते, क्यू नॉट की वैल्यू बहुत छोटा रखते, तो ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कम इंड्यूस होता है, या बिल्कुल छोटा कर देते, नेग्लिजिबल कर देते, तो जो इंडक्शन है वो भी नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जब ये इंडक्शन नेग्लिजिबल होता है तो उसके कारण यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी भी नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि टेस्ट चार्ज जो है वो छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस इंडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया और पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नेट सम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ये चार्ज जितना बड़ा होगा, ये जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर सकता है, उतना ही ज़्यादा अल्टर कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये चार्ज जो है टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे? वाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज छोटा क्यों होना चाहिए? हम आंसर लिखेंगे ए लार्ज चार्ज कैन अल्टर द एक्चुअल फील्ड बाय इंडक्शन इन द सराउंडिंग्स। बड़ा चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अल्टर कर सकता है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा, इन द सराउंडिंग्स। देयरफॉर ए वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज इज यूज्ड। इसीलिए बहुत छोटा टेस्ट चार्ज यूज किया जाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कह रहे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हम लोग को। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज ले लिए हैं Q। पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे कि अगर चार्ज को हम लोग सिंगल पॉइंट पे रख सकते हैं तो उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, या जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो उसका साइज इतना छोटा हो कि उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सके। और साइज छोटा कैसे देखते हैं? एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट विच द फोर्स इज मेजर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स मेजर कर रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो r लिया गया है, तो इस r के कंपैरिजन में इसका जो रेडियस होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तभी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर में लेते हैं तो यहाँ पे ये मिलीमीटर में हो, या डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर में हो या उससे भी कम हो।
तब इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो अभी हम लोग पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं कि Q एक पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी चेक करना। तो जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चेक करना वहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं, उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को पहले कैलकुलेट करेंगे। किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, पहले फोर्स कैलकुलेट करना है, उस फोर्स को जिस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट किया गया उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे Q0 चार्ज पे F फोर्स लग रहा है तो यूनिट चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, ये फोर्स जो है Q0 पे कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये जो R है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स पता चल गया है कूलम्स लॉ से, तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो F डिवाइडेड बाई Q0 होगा। तो F को Q0 से डिवाइड कर देंगे, इस क्वांटिटी को Q0 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर का जो Q0 है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तब वहाँ पे कोई भी चार्ज लाते हैं, कोई अदर चार्ज लाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए यहाँ Q1 चार्ज ले आते हैं तो Q1 इंटू E F1 फोर्स को बताएगा, Q2 चार्ज ले लेते हैं तो Q2 इंटू E कर देंगे। तो अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी पता है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा ये बताया जा सकता है। ये जो एक्सप्रेशन है वो उसमें R कोई स्पेशल वैल्यू नहीं लिया गया, यहाँ R कुछ भी हो सकता है, R की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, सबके लिए एक्सप्रेशन यही होगा। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जो बता रहा है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ R की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इसी चार्ज के अराउंड बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सिंगल फार्मूला यूज में लाया जा सकता है। किसी चार्ज पॉइंट के अराउंड कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसमें क्या अलग अलग पॉइंट के लिए क्या वैरी करेगा, सिर्फ R चेंज होगा। तो R की अलग अलग वैल्यू रख के हम लोग हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज के अराउंड और अच्छे से समझने के लिए हम लोग फील्ड वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एट वेरियस पॉइंट्स अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड वेरियस फील्ड वेक्टर्स को कैसे दिखाना है ये देखेंगे। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, तो इससे पास के किसी पॉइंट्स पे फील्ड अगर देखना होगा, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज से कुछ पास हम लोग ले लेते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का जो दूरी है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा, चौथा, सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से बराबर लिया गया है। तो सब पे फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, बस डायरेक्शन सबका अलग अलग होगा। डायरेक्शन किधर लेना है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है। अब इससे कुछ दूर का पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए इस तरफ कहीं कोई पॉइंट लेते हैं, तो जैसे दूर का पॉइंट लेंगे वहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो वहाँ पे वेक्टर को छोटे साइज से दिखाना है। अब और थोड़ा दूर का पॉइंट्स लेते हैं, जैसे इससे और दूर R की वैल्यू और बड़ा कर लेते हैं, तो जैसे दूर जाते हैं फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे वेक्टर से दिखाना, सबका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम लोग फील्ड वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकते हैं किसी चार्ज के अराउंड। अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, या कह सकते हैं एक पॉइंट चार्ज ना हो, अगर स्पेस में ढेर सारा चार्ज हो, तो उन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पे, आसपास सराउंडिंग में दूसरा कोई पॉइंट चार्ज आ जाए, उससे उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, वो उसके सराउंडिंग में किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तब ऐसे केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया जा सकता है। तब आपके पास ढेर सारा पॉइंट चार्ज है, तो हर इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके सराउंडिंग में चार्ज है नहीं है उसको ध्यान में नहीं रखना है, हर एक
सिंगल पॉइंट चार्ज का जो फील्ड इंटेंसिटी है वो पहले जो फॉर्मूला दिया गया उसी पे डिपेंड करता है। तो हर सिंगल पॉइंट चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका वेक्टर सम ले लेंगे, जैसे कि हम लोग फोर्स के केस में करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको नेट फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेट फोर्स देखते हैं। इस सराउंडिंग में मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q1। इस Q1 के कारण जो फोर्स होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे F1। इसी सराउंडिंग में मान लीजिए दूसरा चार्ज है कोई Q2। Q2 के कारण जो फोर्स होगा F2 कैलकुलेट कर लेंगे, वो इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह सराउंडिंग में मान लीजिए कोई तीसरा चार्ज है Q3। तो Q3 के कारण जो फोर्स होगा F3 उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे Q0 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। नेट फोर्स के लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, F net = F1 + F2 + F3 लिखते हैं। अब नेट फोर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे Q0 से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो F net को Q0 से डिवाइड कीजिए, F net की जगह पे F1 + F2 + F3 लिख के डिवाइड बाई Q0 कर दीजिए। तो सबको Q0 से डिवाइड कर दिए तो F1/Q0 ये पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, F2/Q0 दूसरे वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, और F3/Q0 जो है वो थर्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 + E2 + E3, E1 E2 E3 के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है। तो पहला एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्ज लिया गया, तीनों इक्वल चार्ज है, Q Q Q लिया गया। अब इस ट्रायंगल के सेंटर पे, या आप सेंट्रॉइड कह सकते हैं, यहाँ जो सेंट्रॉइड है उसका हर एक वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। तो यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे नेट फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे जो 3 अलग अलग चार्ज है सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और तीनों का सम ले लेंगे। अब क्योंकि ये तीनों चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर है और इस पॉइंट P का डिस्टेंस भी सभी चार्ज से बराबर है, इक्वल है, तो सभी चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, पर डायरेक्शन सेम नहीं होगा। जैसे देखिए ये इस वाले Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, इससे ठीक रेडियली आउटवर्ड। यहाँ वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो ऐड करने का तरीका क्या है? कोई 2 को जोड़ दीजिए। जैसे इन दोनों को जब ऐड करेंगे, 2 बराबर वेक्टर को ऐड करते हैं तो बीच से रिजल्टेंट निकलता है, और यहाँ पे तीनों के बीच का जो एंगल है वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो 360 को 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो 120 का एंगल होगा। अगर यहाँ एंगल 120 का होगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड E है, इसका भी मैग्नीट्यूड E है मान लेते हैं। तो 2E × cos 120/2 यानी 2E × cos 60 हो गया, cos 60 1/2 होता है। तो दोनों का जो नेट सम है वो E के बराबर होगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग, उतना ही मैग्नीट्यूड का बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको फिर इस तीसरे वाले के साथ जोड़ेंगे तो नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अगर सिमेट्रिकली 3 वेक्टर अरेंज्ड है तो उनका सम, या आप ऐसे कह सकते हैं 3 लोग सिमेट्रिकली इसको तीनों तरफ खींच रहे हैं, तीनों का ताकत बराबर है, तो कोई इसको नहीं खींच पाएगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे नेट फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। E1 + E2 + E3 तीनों इस तरह से अरेंज्ड है स्पेस में कि तीनों का सम 0 हो जा रहा है। आप वेक्टर सम से इसको चेक भी कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाए तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेट फील्ड आप सिमेट्री देख के बता सकते हैं कि 0 होगा। जैसे यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे एग्जांपल 2 में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टिसेज पे 4 बराबर बराबर चार्ज लिया गया है। तो इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर पूछा जाए, तो इस Q के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अपोजिट वाला जो Q है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें, ऊपर वाले चार्ज के कारण इधर होगा तो इस नीचे वाले चार्ज के कारण ऊपर हो जाएगा। इस नीचे
इधर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इस वाले के कारण इस तरफ होगा। अब ये चारों को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो ये अपोजिट साइड वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, और जब ऐड करेंगे तो सम इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, और नेट सम जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इसी तरह 2 पॉइंट चार्ज दिया गया है, उसके ठीक बीच में सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके दूरी जो है दोनों चार्ज से क्या है बराबर है, तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर दोनों को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो रिपल्सन का फोर्स शो करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो दोनों से अवे फील्ड इंटेंसिटी लेंगे। तो ये दोनों का जो फील्ड इंटेंसिटी है मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी 0 मिलेगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का। इसे एग्जाम्पल 4 में देखते हैं कि यहाँ 5 चार्ज लिया गया है जो रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस पे है। रेगुलर पेंटागन कहने का मतलब इस तरह का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है उसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं, सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इस यहाँ पे जब सेंटर लेंगे पेंटागन का तो सभी पॉइंट चार्ज से इसका डिस्टेंस बराबर है और सबके बीच का एंगल भी बराबर बराबर है, तो सब बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे और सबका फोर्स जब हम ऐड करेंगे तो इस पॉइंट O पे नेट फोर्स क्या होगा 0। कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और टेस्ट चार्ज पे फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0 होगा। तो और भी इस तरह का आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 5 में हम लोग रेगुलर हेक्सागोन लिए हैं, 6 पॉइंट चार्ज लिए हैं और इस पॉइंट O से 6O का दूरी बराबर है, सब इक्वल एंगल पे भी है एक दूसरे से, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 लगेगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाते हैं कि 0 होगा। अब एक केस लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज है पर दोनों इक्वल नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि ये Q1 जो है वो छोटा है और Q2 बड़ा है। तो यहाँ बीच में वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार अब 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा है, जैसे ये वाला चार्ज बड़ा है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इसके कारण बड़े वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा और इस छोटे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। डिस्टेंस बराबर है जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा है अब चार्ज पे। चार्ज ऊपर लेते हैं डिवाइडेड बाई r² करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जिसका चार्ज छोटा होगा उसका फील्ड भी छोटा होगा। तो बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलेगा। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट जब देखना हुआ तो क्या करेंगे, इस बड़े वाले चार्ज से इसको दूर ले जाना होगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तब ये फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होने लगेगा, क्योंकि ये छोटे वाले चार्ज के पास जा रहा है। जब ये डिस्टेंस घटाएंगे तो ये फील्ड भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट है वो बीच में ना मिल करके जो छोटा चार्ज है उसके तरफ मिलेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इस पॉइंट को जब हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस है Q1 से R1 वो छोटा हो गया, चार्ज भी छोटा है, तो Q/R1 करेंगे। चार्ज छोटा होने के कारण फील्ड कम हुआ, पर R1 छोटा होने के कारण फिर से फील्ड बड़ा हो गया। तो इसका फील्ड जो है इसके बराबर हो सकता है। इस पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा इसका डिस्टेंस इस तरह से छोटा करना है कि Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। जहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वहीं पे हम लोग कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये पॉइंट बताइए जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या इस पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से बताइए या Q2 से बताइए। यानी R1 या R2 की वैल्यू अगर हम लोग बता दिए तो हम पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कभी दिया रहता है कि R है, तो किसी एक से डिस्टेंस बताना है कि जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो कैसे करेंगे इसके लिए, सबसे पहले जिस पॉइंट पे हम लोग फील्ड इंटेंसिटी 0 मान ले रहे हैं वहाँ पे दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होना चाहिए। और E1 E2 जानते हैं, E1 का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1/R1² होगा, और E2 का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 इंटू Q2/R2² होगा।
ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है, उसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हमको R1/R2 इज इक्वल टू √Q1/Q2 मिलेगा, या Q1/Q2 इज इक्वल टू R1² हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। उससे हम लोग R1/R2 का रेशियो निकाल सकते हैं। R1/R2 का रेशियो √Q1/√Q2 के बराबर होगा। और R1 + R2 हम लोग को पता है पहले से, दोनों का सम अगर दिया हुआ R, तो ये दो इक्वेशन है, दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको R1 और R2 मिल जाएगा। R1 और R2 कैसा है, हमेशा R1 R2 का रेशियो ऐसा, उस दोनों का जो चार्ज है उस चार्ज के रूट के रेशियो के बराबर होना चाहिए। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो R1 इज इक्वल टू मिल जाएगा R इंटू √Q1 डिवाइडेड बाई √Q1 + Q2, R2 इज इक्वल टू R इंटू √Q2 डिवाइडेड बाई √Q1 + Q2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप R1 या R2 की वैल्यू ला के रखेंगे, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरे को सॉल्व करके इस तरह से ला सकते हैं। इसको याद करने का अच्छा तरीका क्या है? याद करने का जो अच्छा तरीका है वो समझ लीजिए। आप क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी से आसानी से कर सकते हैं अगर ये तरीका पता रहेगा तो। करना क्या है, ये जो टोटल डिस्टेंस है R, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे किस में, √Q1 + √Q2। इन दोनों का रेशियो √Q1/Q2 होना चाहिए, एक को √Q1 हिस्सा मिलना चाहिए, एक को √Q2 मिलना चाहिए। तो जो टोटल लेंथ है उसको √Q1 + Q2 भाग में बांट देंगे। तो R को हम लोग √Q1/Q2 भाग में बांट दिए, उसका √Q1 हिस्सा R1 की तरफ यानी Q1 की तरफ, और √Q2 हिस्सा R को जो डिवाइड किए हैं √Q1 + Q2 में, उसका Q2 हिस्सा जो है वो R2 के प्लस। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो R1 + R2 R के बराबर मिलेगा और रेशियो जो है वो √Q1/Q2 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको समझने के लिए कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं इसी एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना है, 1 और 4। इसमें बिना कैलकुलेशन किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, Q1 Q2 दिया हुआ है और बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस लिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर को ही दो रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में होगा, Q1 से जो डिस्टेंस है √Q1 के बराबर होगा और Q2 से डिस्टेंस जो है वो √Q2 के बराबर होगा। या आप कहिए R1/R2 जो है Q1/Q2 के रूट के बराबर होगा। तो Q1/Q2 का रूट करेंगे तो ये 1 का रूट 1 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया। 1/2 होना चाहिए रेशियो, यानी इधर होना चाहिए 1 और इधर का डिस्टेंस 2 होना चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए। तो 1:2 में बांटने के लिए हम लोग 1 और 2 में बांटने के लिए पहले जो टोटल डिस्टेंस दिया उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 15 को 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया, 5 3 जा 15 होता है। तो 15 को हम लोग 3 से डिवाइड किए तो 5 का 3 हिस्सा बन गया। अब 3 में एक हिस्सा इधर, तो इधर हो जाएगा 5 और 2 हिस्सा इधर, यानी 5 5 10 इधर। तो एक तरफ से डिस्टेंस हो जाएगा 5 और एक दूसरी तरफ से 10, तो टोटल हो गया 15 और रेशियो हो गया 1:2। R1 यहाँ 5 और R2 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ 2 पॉइंट चार्ज लिया गया है, इस बार Q1 को हम लोग बड़ा रखे हैं 18 कूलम और Q2 2 कूलम है। तो Q1/Q2 का रूट अगर लेते हैं, 18/2 का रूट यानी 18/2 कितना हो गया, 9/1। तो इन दोनों का रेशियो 18:2 है या 9:1 है। 9:2 का 9:1 का अगर रूट लेंगे तो 3:1 हो जाता है। तो √Q1/√Q2 जो है वो 3/1 है। तब इस डिस्टेंस को 3:1 में डिवाइड करना है, एक तरफ हिस्सा 3 और एक तरफ 1 रखना है। तो 3 और 1 4 हिस्सा में पहले इसको डिवाइड करेंगे। 20 को 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो 5 का 4 पार्ट बनेगा, उसमें 3 पार्ट इधर होना चाहिए। तो 15 इधर होगा R1 की वैल्यू और 5 R2 की वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लिखते हैं। इसी में कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, जहाँ पे दिखाते हैं कि ये Q1 Q2 जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं है, इसमें से कोई एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है। तब कैसे लेंगे, यहाँ पे Q1 दिया हुआ है 18 कूलम पॉजिटिव है और Q2 -2 कूलम दिया गया है चार्ज, एक प्लस है एक माइनस है। अब हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो अगर आप ये दोनों के बीच में वो पॉइंट ढूंढेंगे, कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं
यहाँ पे कोई पॉइंट बीच में कंसिडर करते हैं तो आप देखेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो इधर बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दोनों का जो फील्ड इंटेंसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। अब अगर दोनों का फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है तो इनका सम जीरो हो ही नहीं सकता है। अब ये पॉइंट लाइन में कहीं भी लीजिए, यहाँ लीजिए तो भी उसी तरह से Q1 रिपल्सन शो करेगा और Q2 अट्रैक्शन शो करेगा। चाहे इस लाइन पे कहीं पे भी वो पॉइंट लीजिए, आपको जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट कहाँ मिल सकता है, या तो इस तरफ मिल सकता है या इस तरफ मिल सकता है। कैसे? अगर इस तरफ आए तो पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सन और Q2 के कारण अट्रैक्शन का फोर्स होगा Q2 की तरफ होगा। तो अब इन दोनों का सम जीरो होने का चांस है, पर क्या पॉइंट इस साइड होगा ये देखना है। अगर इस तरफ लेते हैं तो Q2 से इसका डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है Q2 से, वो छोटा है और चार्ज बड़ा है। चार्ज बड़ा है तो फील्ड इंटेंसिटी बड़ा होगा ही होगा, और डिस्टेंस भी छोटा है तो फील्ड इंटेंसिटी ये वाला और ज़्यादा बड़ा होगा। और Q2 साइज में भी छोटा है, मैग्नीट्यूड में भी छोटा है, और डिस्टेंस इसका बड़ा है। मैग्नीट्यूड छोटा होने के कारण फील्ड इंटेंसिटी छोटा हुआ, और डिस्टेंस बड़ा हो जाने के कारण फील्ड इंटेंसिटी और छोटा हो जाएगा। तो ये पहले ही छोटा चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी था, और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी छोटा चार्ज से ज़्यादा है। एक चार्ज छोटा है और उससे डिस्टेंस भी ज़्यादा ले लेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी उसका क्या हो जाएगा, और वीक हो जाएगा। छोटे चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी वीक होता है, डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा और वीक हो जाएगा। ये बड़ा चार्ज है, इसका फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होता है, और डिस्टेंस अगर छोटा करेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा बड़ा है और ये कम बड़ा या छोटा है। दोनों का सम जीरो नहीं हो सकता। दोनों का जब मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट हो तभी सम जीरो हो सकता है। तो इस तरफ ये पॉइंट कहीं भी लेंगे तो Q1 से उसकी दूरी हमेशा छोटा होगा, कम होगा, और Q2 से डिस्टेंस बड़ा होगा। तो इधर कोई पॉइंट नहीं मिल सकता है। तो पॉइंट किधर ढूंढना होगा, इस तरफ ढूंढना होगा। इस तरफ आइए चलते हैं। इस Q1 के कारण फील्ड इंटेंसिटी, Q1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन का फोर्स शो करेगा, इसलिए Q1 से अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है Q1 से अवे है, और Q2 के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है वो Q2 के तरफ होगा। अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स शो करता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये Q2 के तरफ होगा। अब देखिए Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है तो फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, पर डिस्टेंस क्योंकि कम है, उससे क्लोज है पॉइंट, जो चार्ज छोटा है उससे पॉइंट क्लोजर लेंगे तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा। तो ये जो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हुआ था उसको डिस्टेंस बड़ा करके कम किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ कम किया गया। अब दोनों का स्ट्रेंथ बराबर हो सकता है। बड़े वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा दूरी पे लिया जाए और छोटे वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम दूरी पे लिया जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है अगर छोटे वाले चार्ज की तरफ पॉइंट ले। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लेना है, दो चार्ज दिया गया है, दोनों प्लस माइनस है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है या जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा, और दोनों के बीच में नहीं होगा, बाहर वाले लाइन पे होगा। तो छोटे वाले चार्ज की तरफ लेना है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है, नेगेटिव चार्ज बड़ा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी जो सबसे मैग्नीट्यूड में जो छोटा है उस चार्ज की तरफ नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो मिलता है। अब चलिए इधर तो पॉइंट ले लिए, अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये कैसे पता चलेगा, तो दोनों का डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। एक मान लेते हैं x है तो दूसरा का डिस्टेंस r प्लस x हो जाएगा, इस तरह से कंसीडर करेंगे। या फिर एक का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है R1 है और Q2 चार्ज से R2 है, ऐसे डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये दोनों डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों का, तभी वहाँ पे नेट फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे E1 = E2 लेंगे, फिर इस E1 E2 का वैल्यू रख करके जब सॉल्व करेंगे तो फिर से वही रेशियो मिलेगा, R1/R2 = √√Q1/√Q2। और दूसरा रिलेशन क्या है, यहाँ पे R1 में से R2 को जब माइनस करेंगे तब यहाँ से यहाँ दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R होगा, यानी R1 - R2 = R।
अब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो मिलेगा R1 इजिकल्स टू R रूट अंडर Q1 डिवाइडेड बाई रूट Q1 माइनस Q2 और R2 इजिकल्स टू मिल जाएगा R रूट अंडर Q2 डिवाइडेड बाई रूट Q1 माइनस Q2। अब इसका रेशियो जब आप लेंगे तो रूट Q1 बाई Q2 होगा और दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो R के बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह से एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए भी लोकेशन पता किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल और होता है कई बार कि दोनों चार्ज जो है अगर इक्वल हो और दोनों पॉजिटिव है तो बीच में पॉइंट मिलता है, दोनों इक्वल है दोनों नेगेटिव है तो बीच में वो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर, अगर Q1 और Q2 प्लस माइनस साइन के साथ मैग्नीट्यूड बराबर होता है तब क्या करते हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं जो चार्ज छोटा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको छोटे वाले चार्ज की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, पर अगर दोनों बराबर है तो ये पॉइंट बीच में भी कहीं नहीं मिलेगा और किसी एक साइड में भी नहीं मिलेगा। दो पॉइंट चार्ज एक प्लस एक माइनस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, इसमें याद रखिएगा स्पेस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो उसमें आप सीधे आंसर दे सकते हैं कि कोई पॉइंट नहीं है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेंट्रल पॉइंट पे 0 नहीं भी मिल सकता है। जैसे एक केस ले रहे हैं स्क्वायर का, स्क्वायर के चारों वर्टिसेज पे जो चार्ज है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। ए बी सी डी के एक स्क्वायर ले लेते हैं। इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेज पे जो चार्ज है, एक पे ए है, एक पे क्यू है, दूसरे पे 2q है, फिर q है और 3q है। इस तरह से चार्ज लिया गया है। अब पॉइंट O पे फील्ड इंटेंसिटी अगर पता करना हो तो क्या करेंगे हम लोग देखते हैं कि सबके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है उसको पहले ले लेते हैं। A के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो C के तरफ होगा और C के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो A की तरफ होगा। ठीक है, दोनों का चार्ज बराबर है, दोनों से डिस्टेंस भी इसका बराबर है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे 2q के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो D के तरफ होगा और 3q का जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस तरफ होगा, इसके तरफ होगा। अब ये दोनों चार्ज बराबर नहीं है, जो चार्ज बड़ा है उसका फील्ड इंटेंसिटी बड़ा होगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब ऐड करेंगे हम लोग तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस चार में से अब हमको किसको जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है। अब इसमें भी हम लोग जब ऐड करेंगे तो नेट जो फील्ड इंटेंसिटी होगा, इन दोनों का जो नेट सम होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा वाले को माइनस कर देते हैं, नेट सम जो है बड़े वाले की तरफ होगा। इसमें आप चाहे तो एक ट्रिक ये भी लगा सकते हैं, यहाँ 3q चार्ज है, यहाँ पे 2q है, इसको 2q रहने देते हैं, 3q को 2q प्लस q कर देते हैं। तो 2q के कारण फील्ड इंटेंसिटी, इस 2q के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी उसको कैंसिल कर देगा, बच गया 1q, 2q इसका और 2q इसका लेंगे, दोनों का फील्ड इंटेंसिटी का सम 0 और ये 1q जो रह गया उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ होगा। तो यहाँ पे 1q रख करके फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ q कैंसिल हो गया, 2q से इस 2q का फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा 1q जो बच रहा है उसी का फील्ड इंटेंसिटी है। उसके लिए हम लोग आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे सिर्फ q चार्ज रख के फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो 1/4πε0 इंटू q/r² होगा। अब ये r जो है यहाँ वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो ये मिल सकता है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और हाइपोटेनस a है, तो इधर बेस जो हो जाएगा वो a cos 45 और ये हो जाएगा a sin 45। तो a cos 45 हो गया a डिवाइडेड बाई √2, तो यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग रखेंगे a डिवाइडेड बाई √2, तो हमको मिल जाएगा 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई a बाई √2 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये ऊपर चलाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर सभी पॉइंट पे चार्ज बराबर नहीं भी हो तब भी हम लोग सेंट्रल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूछा जाता है।
हमारे इस लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इस टॉपिक पे और भी कुछ सवाल बच गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस किए हैं पॉइंट चार्ज के कारण, एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज होगा तो फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ केसेस हम लोग को देखना है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगा, यानी एक पूरे स्फीयर पे, एक पूरे रॉड पे या किसी शीट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से है या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज जब होता है तो उसको पॉइंट में अगर डिवाइड करेंगे, पॉइंट में बांटेंगे तो इन्फिनाइट सेट बन जाएगा, और सबके कारण फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके जोड़ना बहुत आसान काम नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन के मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग इसी तरह के सवाल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।